जो कि है हमने पढ़ना है सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस के हवाले से, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आया ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। देखते हैं, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह आपने पढ़ना है। सबसे मेन चीज़ होती है सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर कि आप कितने अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सेंटेंस को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप ये सेंटेंस कंप्लीशन में बुरी तरह फेल हो जाएंगे, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इट इज़ अनथिंकेबल फॉर अ प्रेस्टिजियस कंडक्टर टू एग्री टू इंक्लूड डैश म्यूजिशियंस टू हिज ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा कहते हैं जहाँ पर बहुत नामवर बहुत एक्सपीरियंस जो म्यूजिशियंस होते हैं या म्यूजिशियंस वाली जगह होती है। जैसे आप कोक स्टूडियो देख लें कि कोक स्टूडियो के अंदर क्या है, एक पूरा माहौल बना होता है जहाँ पर गिटार्स पड़े होते हैं और म्यूजिशियंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पड़े होते हैं। उस चीज़ को हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अनथिंकेबल फॉर अ प्रेस्टिजियस कंडक्टर, जो वहाँ पर कंडक्ट करता है, जो म्यूज़िक को जो है वो प्रोड्यूसर आप कह लें, कि उसके लिए एक बड़ा जो है ये अनथिंकेबल है कि वो इस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता, इस बारे में एग्री नहीं कर सकता कि वो उस चीज़ के अंदर ये अब डैश को मालूम करना है कौन से म्यूजिशियंस की बात की जा रही है कि वो उसको अलाउ करे अपने ऑर्केस्ट्रा में। उसके ऑप्शंस आप देख लें, कैपेबल, सीजनड, मीडियोकर या रिकमेंडेड। तो कैपेबल क्या है? कैपेबल तो होता है कि आया वो इसमें तो काबिल है तो वो इसमें जा सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनथिंकेबल की। जब अनथिंकेबल की बात करते हैं तो हमने कुछ ऐसा लफ्ज़ ढूंढना है जो कि उसको सूट करे। फिर दूसरा ऑप्शन है सीजन, तीसरा ऑप्शन है मीडियोकर और चौथा ऑप्शन है रिकमेंडेड। तो इसमें से हमें ऑप्शंस देखेंगे मीडियोकर यहाँ पर सुइटेबल है। देखें अब इसको यहाँ पर हम रख कर देखते हैं। इट इज़ अनथिंकेबल फॉर अ प्रेस्टिजियस कंडक्टर टू एग्री टू इंक्लूड मीडियोकर म्यूजिशियन टू हिज ऑर्केस्ट्रा। यानी अब मीडियोकर की लफ्ज़ की मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। द वर्ड मीडियोकर मीन्स एवरेज और ऑर्डिनरी, यानी नॉर्मल बंदा जो कि बिल्कुल इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर ना हो या सिर्फ एवरेज जो है वो परफॉर्मर हो। कंप्लीट्स द सेंटेंस टू दैट इट मेक्स अ गुड सेंस, ये सेंस बना रहा है। द अदर चॉइसेस डू नॉट डू दैट। ठीक है, सेंस कैसे बना रहा है कि एक प्रेस्टिजियस कंडक्टर है, एक प्रेस्टिजियस प्रोड्यूसर है म्यूजिशियन का, तो वो अपने म्यूजिशियन के उस पूरे कमरे के अंदर जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं, तो वो ऐसे बंदे को वहाँ पर इजाज़त नहीं देगा कि वहाँ पर वो परफॉर्म करे। कौन से बंदे को वो इजाज़त नहीं देगा, यानी उसके लिए अनथिंकेबल है एवरेज बंदा और ऑर्डिनरी बंदा कि वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर सकता। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब तक आप सेंटेंस को अच्छी तरह समझेंगे नहीं तो आप इसके ऑप्शंस को जो है वो ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैनी बिल्डिंग्स विद अ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस आर नाउ बीइंग डैश इंस्टेड ऑफ बीइंग टॉर्न डाउन। अब ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट का एक जुमला है। कॉज एंड इफेक्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि कॉज एंड इफेक्ट के जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैनी बिल्डिंग विद हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस आर नाउ बीइंग डैश इंस्टेड ऑफ बीइंग टॉर्न डाउन। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं, बिल्ट, रिपेयर्ड, डिस्ट्रॉयड या प्रेज्ड। अब यहाँ पर क्या है, जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस हैं वो क्या की जा रही हैं इंस्टेड ऑफ। जब अब इंस्टेड ऑफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अपोजिट यूज़ हो रहा है ना। यहाँ पर हमने कोई चीज़ देखेंगे इसकी अपोजिट क्या चीज़ है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग टॉर्न का जो अपोजिट होगा इनमें से आप देख लें वो कौन सा अपोजिट होगा इसका, बिल्ट, रिपेयर्ड, डिस्ट्रॉयड या प्रेज्ड। तो ऑब्वियसली इसका जो एंटोनियम होगा या अपोजिट होगा वो रिपेयर्ड होगा। अब रिपेयर्ड को हम इस पूरे यहाँ पर रख कर देखते हैं और देखते हैं ये सेंटेंस का सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। Many buildings with a historic significance are now being repaired instead of being torn down. Torn down का मतलब होता है गिरा देना, तबाह कर देना, ख़त्म कर देना। तो instead of की जब आ गया तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर उसके ज़िद की बात हो रही है कि जो historic building है उसको रिपेयर किया जा रहा है instead of being torn down. Explanation देख लें। The word instead of constitute an opposite indicator. The words give us a good clue that we should fill the blank with antonium opposite. तो हमें ये बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बता रहा है इंस्टेड ऑफ वर्ड के हमने इसके अपोजिटली यहाँ पर जो ऑप्शंस में मौजूद होगा उसके थ्रू इस पूरे सेंटेंस कंप्लीशन को परफॉर्म करना है। आगे हम बढ़ते हैं। इसको अब अगेन आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट एज द पर्सन
हु इज़ काइंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अदर्स, एक बंदा जो कि काइंड है और लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। सो डज़ ही ब्रिंग डेश टू हिमसेल्फ, तो वो अपने लिए क्या लाता है। तो हम हमें देखेंगे कि आया जब वो अब बात कर रहा है कि जब वो काइंडनेस फैलाता है तो लोगों के लिए खुशियाँ फैलाता है, ठीक है, वो बहुत काइंड बंदा है। तो काइंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अदर्स, यानी दूसरों को खुश करता है। सो डज़ ही ब्रिंग टू हिमसेल्फ, यानी वो अपने लिए क्या करता है। ऑप्शंस हमने देखने होंगे, विजडम नहीं, ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा। अब ये बनता है सो डज़ ही ब्रिंग टू विजडम हिमसेल्फ, नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है विजडम का। गाइडेंस, नो, कोई ताल्लुक नहीं। सेटिस्फेक्शन या स्टिंजिनेस, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब वो दूसरों को खुशियाँ प्रोवाइड करता है, वो इतना काइंड है, जब वो दूसरों को खुशियाँ प्रोवाइड करता है, सो डज़ ही ब्रिंग टू डैश हिमसेल्फ, तो उसको सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। क्या हासिल होती है? उसको सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। तो इस तरह से आप जुमलों को कंप्लीट करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। यू मस्ट लुक फॉर अ वर्ड दैट बैलेंसेस विद हैप्पीनेस, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि आपने वो वर्ड देखना होगा जो बैलेंस करेगा हैप्पीनेस के साथ। हैप्पीनेस को बैलेंस कौन सी चीज़ करती है? सेटिस्फेक्शन करती है ना। जब आप खुश होते हैं तो आपको कोई ना कोई क्या चीज़ परफॉर्म हो रही होती है साथ में, शायद आप किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? आप हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। यह आपकी ज़िंदगी का उसूल है कि जब आप सेटिस्फेक्शन जब आप फील करते हैं तो आप हैप्पी फील करते हैं, जब हैप्पी फील करते हैं तो आप सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देखा करें, ये ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज हिज टाइम वॉज लिमिटेड, उसका टाइम लिमिटेड था क्योंकि अली डिसाइडेड टू रीड द डैश नावल, अली ने डिसाइड किया कि वो ये नावल पढ़ेगा। कौन सा नावल पढ़ेगा? हम ऑप्शंस में देखेंगे, वॉर एंड पीस इन डैश एडिशन, ठीक है। तो अली के पास टाइम जो था वो लिमिटेड था। अली डिसाइडेड टू रीड द डैश नावल वॉर एंड पीस इन डैश एडिशन। अब क्या थे ऑप्शंस? वर्ड एंड अनएडिटेड, लेंथी एंड अनब्रिज्ड, फेमस, अ मॉडर्न, रोमांटिक एंड ऑटोग्राफ्ड। अब जब उसके पास टाइम लिमिटेड है तो अली क्या चीज़ पढ़ेगा? अली इज डिसाइडेड टू रीड द लेंथी नावल, ठीक है, लेंथी नावल पढ़ेगा, वॉर एंड पीस इन डैश एडिशन। अब एडिशन की जब हम बात करते हैं तो अनब्रिज्ड एडिशन की बात जब हम कर रहे हैं तो अनब्रिज्ड एडिशन कहते हैं या अनब्रिज्ड वर्ड उसको कहते हैं जिसमें आपकी जो कोई भी कहानी हो, कोई भी बुक है, उसको समरी के तौर पर शॉर्टेंड किया जाए, ठीक है, जिसको शॉर्टेंड किया जाए या छोटा किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अनब्रिज्ड, ठीक है। तो अब क्या किया उसने? तो इसका टाइम लिमिटेड था। अली डिसाइडेड टू रीड द लेंथी नावल, उसने लेंथी नावल को चूज़ किया, वॉर एंड पीस, लेकिन उसका एडिशन कौन सा होगा? अनब्रिज्ड होगा, कि वो शॉर्टन यानी उसमें समरी के तौर पर चीज़ों को छोटा करके बयान किया होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे हम चलते हैं। इन गिविंग ए स्पीच द स्पीकर्स गोल इज़ टू कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली। अब यहाँ समझें कि एक स्पीकर है, एक स्पीच कर रहा है, तो उसका गोल क्या होगा कि वो अपने आइडियाज़ जो हैं कम्युनिकेट करें, आइडियाज़ क्लियरली एंड डैश, so that his audience will be in no dash about the meaning of the speech। अब हमें देखना होगा कि ऑप्शंस हमारे पास क्या मौजूद हैं, इफेक्टिवली या हैस्ट, इनडायरेक्टली डिस्ट्रेस, फेमस, अ मॉडर्न, टैक्टफुली या सस्पेंस। तो आप देखेंगे इन गिविंग ए स्पीच द स्पीकर गोल इज़ टू कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली एंड इफेक्टिवली नहीं आएगा। सपोज अगर हम यहाँ इफेक्टिवली हम डाल देते हैं तो सेकंड जो हमारा वो बनेगा ब्लैंक है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? द ऑडियंस विल बी इन नो हेस्ट अबाउट द मीनिंग, नो, दैट्स नॉट फेयर। फिर इनडायरेक्टली और डिस्ट्रेस को रख के देखें, वो भी नहीं बन रहा। फेमस या मॉडर्न को रख के देखें, वो भी इन सेंटेंसेस में जो है वो पूरा नहीं उतरेगा। लेकिन जब हम टैक्टफुली एंड सस्पेंस को डालते हैं तो इसको थोड़ा सा मेक सेंस बन रहा है, सेंस बन रही है सेंटेंस की। इन गिविंग ए स्पीच द स्पीकर्स गोल्स टू कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली एंड टैक्टफुली। टैक्टफुली कहते हैं हम स्किलफुली, यानी उसके पास जो स्पीकर होता है उसके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं वो परसुएड करता है ऑडियंस की तरफ, ताकि ऑडियंस जो है उसको आसानी से समझें। अब क्या है? सो दैट द ऑडियंस विल बी इन नो सस्पेंस, यानी ऑडियंस के अंदर कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए अबाउट द मीनिंग ऑफ द स्पीच। यानी जो स्पीच की जा रही है उसके हवाले से ऑडियंस के दिमाग में, वहमो गुमान में कोई सस्पेंस
या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम जब सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे डीपली, तो होपफुली जब हमें 10 से 15 सेंटेंस कंप्लीशन हमें क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे तो हम उसे बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिजवाना ऑलवेज विंस द डिबेट कॉम्पिटिशन बिकॉज शी वर्क्स डेज टू प्रिपेयर द टॉपिक। रिजवाना हमेशा जो है वो डिबेट कंपटीशन जीत रही है क्योंकि शी वर्क्स डेज टू प्रिपेयर द टॉपिक। वो क्या करती है, उसको प्रिपेयर करने के लिए लेजीली नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, हार्ड बनता है, कॉन्टिन्यूअली या स्पॉन्टेनियसली। तो शी वर्क्स हार्ड टू प्रिपेयर द टॉपिक। तो उसका कंपटीशन जो है वो विन कर लेती है हमेशा, डिबेट कंपटीशन इस वजह से विन कर लेती है कि वो वर्क हार्ड करती है। 7 देख लेते हैं। An airplane with dash passengers on board made an unscheduled dash as the airport to which it was heading was covered with thick fog। यानी एयरप्लेन है वो डेश पैसेंजर्स के साथ ऑन बोर्ड मेड अनशेड्यूल्ड क्या किया उसने, एज द एयरपोर्ट टू विच इट वाज हेडिंग वाज कवर्ड विद द फोग, थिक फोग, कि वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा जो है वो जहाँ पर जा रहा था वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर थिक फोग थी जहाँ के उसको नज़र नहीं आना था। तो इस ऑप्शंस में हमारे इरिटेबल स्लिप, फॉल्टी या स्टॉप, वैरायटी या हेल्ट, टर्न्स या वेट, और लास्ट में न्यूमरस लैंडिंग। अब इसको हम देखते हैं कि न्यूमरस एंड लैंडिंग को इसमें पुट अप करके देखते हैं कि आया ये आंसर हमें मिलता है। द एयरप्लेन विद द न्यूमरस पैसेंजर्स बन रहा है, बिल्कुल वहाँ पर काफ़ी उसमें पैसेंजर्स मौजूद होंगे। ऑन बोर्ड मेड एन अनशेड्यूल्ड लैंडिंग। अनशेड्यूल्ड लैंडिंग हो जाती है ना जब हमें जहाँ पर हमें जाना हो वहाँ पर कोई उस एयरपोर्ट पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होता है, अनशेड्यूल्ड लैंडिंग एट एज द एयरपोर्ट टू विच इट वाज हेडिंग वाज कवर्ड विद द थिक फोग। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शंस को थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 8th देखते हैं। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक डैश एंड माई सिस्टर टू टेक द मार्केट। ईजी है बिल्कुल, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो माई अंकल डिसाइडेड टू टेक मी एंड माई सिस्टर टू टेक द मार्केट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दे हैड बीन लिविंग बियॉन्ड देयर डैश फॉर ईयर्स। मीन्स फॉर ईयर्स, मनी फॉर ईयर्स, रिसोर्सेज फॉर ईयर्स या स्टेटस फॉर ईयर्स। तो हमेशा जो रिसोर्सेज होती हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकता। अब आपको अगर या आप आराम से पढ़ें ना इस सेंटेंस को, तो आपको एक क्या कहते हैं कॉमन सेंस ही आपको बता देगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए। दे हैड बीन लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स फॉर ईयर्स। लास्ट देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है, इसको आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। मोटरवेज जनरली हैव 3 और 4। अब आप मुझे ऑप्शंस में से बता दें, मैं अभी ऑप्शन नहीं दिखा रहा, थोड़ी देर सोच लें आप क्या हो सकता है इसका आंसर। होपफुली आपने सोच लिया होगा। चैनल्स नहीं होते, मोटरवेज पे कोई चैनल्स नहीं होते। ट्रैक्स कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन हम मज़ीद ऑप्शंस देख लेते हैं। रूट्स भी होता है, लेकिन मज़ीद ऑप्शंस देख लेते हैं। लेंस, अब आपको पता होगा कि मोटरवे में लेंस बनी हुई होती है। किस तरह की लेंस बनी होती है, इस तरह से। आप अगर मोटरवे पे आपने सफ़र किया हो तो वहाँ पर लेंस बनी होती हैं।